हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का CW के छोटे से परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अभी तक की जो भी क्लास देखें काफ़ी बढ़िया रहा। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। इसको थोड़ा सा इधर करो। इसको हम इसे हम तो आप लोग का जो है लास्ट क्लास जो EVS का बचा हुआ है, बाकी संस्कृत इंग्लिश पहले चला, फिर जो है मैथ चला है, हिंदी चला है, CDP चला है। ठीक है, अब आप लोग का जो है छठवां क्लास संस्कृत बचा है, तो सॉरी EVS, तो वो भी खत्म कर दिया जा रहा है। ठीक है, और आप लोग इसी तरीके से बने रहिए। सबसे पहले कि कौन कौन लोग चलिए, सबसे पहले कौन कौन लोग हैं एक बार नाम बता दीजिए सभी लोग। प्रियंका हैं, गुड मॉर्निंग। निशु पटेल, प्रियांशु, अविनाश, आंसू। चलिए, आप सभी लोग का स्वागत है इस हमारे परिवार में छोटे से। ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन EVS का, और उम्मीद करता हूँ सभी लोग जो है बने रहिएगा पूरे ईमानदारी से, क्योंकि हम लोग पूरे ईमानदारी से आपके साथ बने हैं, तो आप लोग भी जो है बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, रीजनिंग से संबंधित है। क्योंकि EVS में जो है एक दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जो है रीजनिंग का रहेगा, एक ही दो क्वेश्चन जो है मैथ का रहता है। ठीक है, ये हमेशा रहता है, तो आपका इस बार भी रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा इसको भी देखना आप लोगों को जरूरी है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग जो है क्वेश्चन बहुत आराम से और सरल है। ठीक है, लिखा है कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, और अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है। फिर बाएं मुड़कर वह 2.5 किलोमीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए सबसे पहले हम राधा को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये राधा है। राधा कर रही है वो अपने घर से 2.5 किलोमीटर किधर उत्तर चलती है, 2.5 किलोमीटर उत्तर चलती है, यानी कि 2.5 किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर चली। फिर कह रही है अब बाएं मुड़कर, यानी कि दाया इस साइड और बाएं इधर होगा। ठीक है, तो अब बाएं मुड़कर कितना 5 किलोमीटर जाती है, यानी कि इधर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर आते हैं। ठीक है, कितना 5 किलोमीटर। ठीक है, वो बाएं मुड़कर कितना 5 किलोमीटर जाती हैं। फिर बाएं मुड़कर, यानी कि इस साइड बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है, अब वो अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है, यानी कि राधा जो है यहाँ पर आ गई है अपने घर से। पहले यहाँ पे थी। ठीक है, पहले कहाँ थी, यहाँ थी। 2.5 किलोमीटर उत्तर जाती है, फिर जो है बाएं 5 किलोमीटर जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर बाएं जो है कितना 2.5 किलोमीटर आती है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि राधा जो है अपने पूर्व दिशा से अब किस दिशा में है और कितने दूर पे है। ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिएगा।
सभी लोग का जवाब आ गया, ठीक है। सी यानी कि ये क्या है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। यानी कि राधा यहाँ से किधर आई है, ये कौन सा दिशा है, पश्चिम, ठीक है। और कितना दूरी, यानी कि देखिए अगर ये 5 किलोमीटर है तो ये भी कितना ही होगा, 5 किलोमीटर होगा, ठीक है। यानी कि पश्चिम दिशा 5 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लगभग लगभग मैं देख रहा हूँ तो हर प्रैक्टिस सेट में एक सेट छोड़ के दूसरे सेट में जरूर मिल रहा है, किसी किसी में लगातार मिलता जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। नाम लिख कर आप लोग कमेंट करिएगा, एकदम नाम लिख कर कमेंट करिएगा। प्रियंका, ठीक है, एकदम नाम लिख कर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो, इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तराखंड, ठीक है। ठीक, इसका सही जवाब क्या होगा, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड को जो है फूलों की घाटी कहा जाता है। उत्तराखंड का कौन सा जिला है, चमोली। उत्तराखंड में एक चमोली जिला है, ठीक है। ठीक, चमोली जिला को जो है उत्तराखंड के फूलों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा निशु, ठीक। कौन सा, चमोली को, ठीक है। इसको कब किया गया था, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पतला सा पर छोटा हूं, भूरा भी हूं और काला भी हूं, ठीक है। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरा में भून कर डाला जाता हूँ, ठीक है। सोचो, सोचो कौन हूं मैं, ठीक है। ये एक कहानी के माध्यम से आपके मसालों में से एक रेसिपी है जो अपने आप को ये बता रही है, संदेश दे रहा है कि ठीक है, बताओ मैं कौन हूँ और अपने को क्या बता रहा है, ठीक है। कि मैं पतला सा हूँ पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, ठीक है। गरम घी और तेल में खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरा में भूनकर डाला जाता हूँ, तो ठीक है। इसका सभी आंसर लोग दे देंगे, मुझे पता है। और सबसे पहले जो है आंसर आ गया जीरा। चलो, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या होगा, जीरा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है, ठीक है। सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है, चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। सीएनजी का मुख्य एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन, ठीक है। सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है, ठीक है। सीएनजी में क्या पाया जाता है, सीएनजी में मेथेन की मात्रा जो है कितना होता है, 80 से 90%, ठीक है। मेथेन की मात्रा कितना होता है, 80 से 90%। आई बात समझ में, ठीक है। इसके कितना पाया जाता है, 80 से 90% जो है मेथेन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। सीएनजी में मेथेन की मात्रा कितना होता है,
80 से 90%। चलिए नेक्स्ट। कोई छात्र जो है 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन से सवार हुआ जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन से 12:30, ठीक है, चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंचता है। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने कितना 2296 किलोमीटर, ठीक है, कितना 2296 किलोमीटर क्या करता है, दूरी तय करता है, तो ट्रेन की औसत चाल निकालनी है। ठीक है, यानी कि हमको क्या क्या पता है, यहाँ समय पता है और दूरी पता है। ठीक है, सिर्फ औसत चाल पता करना है ट्रेन का। ठीक है, हमें समय भी ज्ञात है और क्या दूरी भी ज्ञात है। ठीक है, हमें क्या पता करना है, औसत चाल। हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले गांधीनगर से तिरुवनंतपुरम। ठीक है, मान लीजिए कि गांधीनगर है, ठीक है, और यहाँ से जो है ये तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि कितने डेट को कितने बजे से कितने बजे तक निकला। ठीक है, तो गांधीनगर से जो है 29 सितंबर 2022 को, ठीक है, कितना 29 सितंबर 2022 को, 29 सितंबर 2022 को, ठीक है, और पहुंचता कब है, तो 1 अक्टूबर 2022 को। कब पहुंच रहा है, 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, 29 सितंबर 2022 को चलता है और 1 अक्टूबर 2022 को पहुंचता है। ठीक है, समय क्या चलता है, ठीक है, समय किस समय चलता है, तो 12:30 पे से चलता है, कितना 12:30 से, 12:30 से चलता है। अब पहुंच कितने समय रहा है, 7 बजे। कितने बजे पहुंच रहा है, 7 बजे। ठीक है, 7 बजे। ठीक, तो पूछ रहा है क्या कि कितने समय में वो गया, इसके बीच की दूरी कितना है, इसके बीच की दूरी कितना है, 2296 किलोमीटर। ठीक है, तो बस यही पूछ रहा है कि दूरी कितना होगा। ठीक है, तो औसत चाल बराबर कितना होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल की क्या फार्मूला होता है, औसत चाल हमको ज्ञात करना है, यही ना, औसत चाल, यानी कि औसत चाल को ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय, अगर दूरी बटा समय जो है, ठीक है, तो औसत चाल हमारा कितना है ये ज्ञात कर लेना है। ठीक है, औसत चाल कितना दिखा रहा है, दूरी बटा समय कितना है, यानी कि दूरी कितना है, दूरी कितना 2296, दूरी कितना है 2296। ठीक है, समय कितना हुआ है, टोटल समय, यानी कि 12 बजे से चल रहा है और 1 तारीख को जो है पहुंच रहा है, तो टोटल समय कितना होगा, इधर जो है 12 घंटा और 12 दूना 24, 24 6 42 साढ़े, दूरी कितना होगा, कमेंट करिए आप लोग। बारह 24 42.5, यानी कि 42.5 घंटा समय लग रहा है टोटल। ठीक है, अब इसमें जो है अब भाग दे देंगे 2296 में 42.5, तो टोटल कितना आ जाएगा, अगर जब भाग देते हैं तो, ठीक है, 54.2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इसका सही आंसर क्या आएगा, 54.27। ठीक है, भाग देने पे। ठीक है, तो लमसम में क्या है, 54 है ना, आपका आंसर सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका घर x और आपका विद्यालय y पर स्थित है, ठीक है। आपका घर x पे और विद्यालय y पर स्थित है। x और y के बीच की कोई सीधी सड़क नहीं है, ठीक है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आपको a पर जाते हैं तो x के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले a पर जाते हैं, यानी कि विद्यालय पहुंचने के लिए कितना a पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में है, यानी कि यहाँ x करिए और a पर यहाँ जाने के लिए कहा ये उत्तर है, कितना चलता है 60 मीटर चलता है, ठीक है। 60 मीटर की दूरी पर चलता है। फिर b पर जाता है, ठीक है। किस पे? फिर s के बाद फिर वो b पे जाता है जो a के ठीक पूर्व में है, यानी कि a के ठीक पूर्व में, ठीक है। यानी कि इस साइड में कितना चलता है साइड में, जब फिर बी पर जाता है और ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर, यानी कि 25 मीटर है, ठीक है। यहाँ बी पे पहुंच गया, ठीक की दूरी पर। फिर सी पर जाता है जो बी के ठीक उत्तर में है, यानी कि बी के ठीक उत्तर में जो है सी है यहाँ पर, और ये कितना दूरी है 100 मीटर। थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए इसको, ठीक है। कितना 100 मीटर, ठीक है। कहाँ आ गया? सी पे आ गया। और अंत में आप और अंत में अपने विद्यालय पहुंच जाता है सी के ठीक पश्चिम में 25 किलोमीटर दूर पर, यानी सी के ठीक पश्चिम, यानी कि इधर 25 किलोमीटर यहाँ पर, ठीक है। उसका विद्यालय है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? सी के ठीक पश्चिम 25 मीटर की दूरी पर है, तो आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? अभी यहाँ आके खड़ा होकर पूछ रहा है कि देख रहा है कि हमारा घर कहाँ पे है। इसका घर यहाँ पे था यक्स का। यक्स पहले कहाँ उत्तर चलता है 60 मीटर, फिर किधर चलता है पूरब चलता है 25 मीटर, फिर उत्तर चलता है 100 मीटर, फिर इधर पश्चिम चलता है 25 मीटर, ठीक है। यहाँ से जाके अपने घर को देख रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है ना घर की विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा है, यहाँ से वो देख रहा है अपने घर, ठीक है। किधर होगा? ठीक दक्षिण में। सही आंसर क्या होगा सभी लोग का? बी, ठीक दक्षिण में। आई बात समझ में? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या है? ठीक दक्षिण में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिवीजन कर रहा है, बार बार आपको रिवीजन कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन जो है कई बार इससे संबंधित आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में। आई बात समझ में? कौवा और उल्लू, चील और गिद्ध, कालचिड़ी और गरुड़, और बसंत गौरैया और कौवा, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? चील और गिद्ध, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? चील और गिद्ध। लोग का जो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों के युगल जोड़े को चुनिए, ठीक है। 2 युगल चुनिए, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन होगा? मलेरिया, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है। इसका सही जवाब देखिए, ये भी क्वेश्चन जो, अब देखिए काफी क्वेश्चन जो प्रत्येक दिन जो 2 4 5 क्वेश्चन क्या हुआ जा रहा है, रिवीजन किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग को मिल जा रहा है, यही है आप लोग को रिवीजन करने में फायदा। और होगा क्या? आपका सही जवाब ए, मलेरिया और डेंगू, ठीक है।
आई बात समझ में? तो फायदा क्या है, मैंने आप लोग को बताया ना कि 150 क्वेश्चन में से आपका 90 प्लस क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रीवियस पीआईक्यू क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ठीक है, पीआईक्यू क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे 90 प्लस। 90 नंबर आपको चाहिए क्या पासिंग के लिए, बाकी पढ़ाया लिखाया गया ही है आप लोगों को। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन तो सेम वही दोहरा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया गया है। ठीक है, लिखा क्या है, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कैसा होता है, बहुत कम होता है। मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है और इन दीवारों को मिट्टी से क्या किया जाता है, लीपा पोता जाता है। घरों की छतों की कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन अभी कल कल ही कराया गया। ठीक है, यही है आप लोग को रिवीजन करने का फायदा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, राजस्थान में क्या होता है, वहां की छतें कैसी बनाई जाती हैं, ढालनदार रहता है, जिससे पानी इकट्ठे क्योंकि बारिश कम होता है तो जो पानी बारिश का होता है उसको लोग सेफ रखते हैं। ठीक है, वहाँ गर्मी अधिक होता है तो दीवारें जो है कैसे मिट्टी की बनाई जाती है, मोटी बनाई जाती है। ठीक है, और छत पे जो है झाड़ी नुमा से किया जाता है। ठीक है, झाड़ियों के साथ लगाकर उसके बाद छत बनाया जाता है ताकि क्या करे, ठंडा बना रहे। ठीक है, लीपा पोता इसलिए जाता है कि वहाँ की मिट्टी क्या रहे, जल्दी झरे ना और सुधरे और जिसकी हमेशा अच्छा रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चारा, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। चार चिनारी क्या है, यह एक द्वीप था। ठीक है, एक छोटा सा द्वीप है। और चलिए सभी लोग कमेंट करके नाम बताइए, सभी लोग कमेंट करके, निशु, प्रियंका, सभी लोग। ठीक है, कमेंट करके नाम बताइए। ठीक है, चार चिनारी जो है ये कहाँ का, श्रीनगर का। ठीक है, श्रीनगर का एक छोटा सा द्वीप है। ठीक है, और ये कहाँ पे, श्रीनगर में डल झील के पास जो है, जहाँ पे जो है हाउस बोट चलाया जाता है, हाउस बोट पाया जाता है, वहीं पे जो है ये चार चिनारी एक जो है क्या है, वहाँ पे एक द्वीप है और चार चिनारी के नाम से वहाँ एक पेड़ पाया जाता है। ठीक है, वो बहुत सुंदर होता है। ठीक है, उस द्वीप पे कौन था, मुराद जो था औरंगजेब का भाई था। किसका, औरंगजेब का, औरंगजेब, औरंग औरंगजेब का जो है क्या था, औरंगजेब का भाई कौन था, मुराद। ठीक है, इसने जो है क्या किया था, बनवाया था। ठीक है, वहां पे एक छोटा सा किला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जो सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पे किसी जानवर के चलने का अंतर कर सकता है। यानी कि क्वेश्चन कर रहा है इन चारों जानवरों में से किसी एक जानवर का नाम बताइए जो क्या करे, पत्ते पे चले तो, और या तो कोई जैसे पत्ता हिल रहा है तो, या तो कोई जानवर क्या कर रहा है, चल रहा है, उन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, तो इसमें से कौन सा होगा, ठीक है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, इतना वो जानवर का जो सुनने की जो कान जो है तेज है। ठीक है, कौन सा होगा, सलात होगा ना। प्रियंका बोली सी। ठीक है, प्रियंका बोली सी, चलो बाघ होगा, वेरी गुड। हम तो सोचे सलाद होगा जी। ठीक है,
होगा क्या? बाघ ऐसे जानवर है जो जैसे कि पत्ते अगर गिर रहे हैं तो उसके भी आवाज को पहचान लेता है। पत्ते पे यदि कोई जानवर चल रहा है, कोई जैसे खरगोश है या हिरन है या कोई इस तरह का शिकार करने के पर्पज से, तो उसको भी वो पहचान लेता है, उसी हिसाब से जो अपने आप को जगा के जाता है शिकार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युगल सही है? ठीक है, इसमें किसको पहचानना है? सही को पहचानना है। ठीक, किसको? तो सही को। ठीक है, इसमें सही कौन है? गेहूं मूसला जड़ है, मक्का मूसला जड़ है, गाजर मूसला जड़ है, बांस मूसला जड़ है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट करिए। देखिए, मूसला जड़, ठीक है, मूसला जड़ मतलब क्या होता है? जो जड़ होती है उसकी, ठीक है, जो जैसे मिट्टी के जो अंदर ढसा होता है, और वो जड़ जो है क्या होती है? मोटी होती है, उसमें से जैसे कि इस टाइप से, ठीक है, और इसमें से इस तरीके से रोवे निकले रहते हैं। ठीक है, जो भी पेड़ पौधा हो, ठीक है, इस टाइप से जो रहेगा ये मूसला जड़ होता है। ठीक है, इसमें से कौन ऐसा होगा? गेहूं का ऐसा होता है? नहीं। मक्का का होता है? नहीं। गाजर का? गाजर ही जो आपका है जड़ा है। गाजर तो जड़ है ना, ये गाजर जड़ है, गाजर में 20 तरीके रोवे लगे रहते हैं, यानी कि मूसला जड़ कौन सा है? गाजर। ठीक है, अब देखिए, बांस का होता है ऐसा? नहीं। ये सब झगड़ा जड़ आते हैं। ठीक है, ऊपर रहते हैं, नीचे जो है जैसे कुछ इस तरह से हल्का सा रहता है, उसमें जो है ऐसे ऐसे बने रहते हैं सब। ठीक है, उसकी मेन जड़ कोई नहीं होती है, उसमें इस तरीके से बने होते हैं, झगड़ा जड़ में ये होता है। ठीक है, ये सब झगड़ा जड़ है, झगड़ा करने वाला नहीं, बार नचौगल नहीं। ठीक है, देखो बार नचौगन के नाम पे आ गई एक झगड़ा करने वाली लड़की। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युगल सही है? चलो नेक्स्ट। रेगिस्तान ओके नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। बहुत अच्छा। ठीक है, रेगिस्तानी ओके, रेगिस्तानी ओके क्या है? एक प्रकार का खाने वाला डिश है। हाँ, खाने वाला डिश है ना रेगिस्तानी ओके? नहीं, रेगिस्तानी ओके क्या है? एक वृक्ष है। ठीक है, और कैसा वृक्ष है उसकी विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है। तो कैसा वृक्ष है रेगिस्तानी ओके? वो एक जो है झाड़ी नुमा, कटीली जो है झाड़ी नुमा वृक्ष है, उसकी जड़ें जो है बड़े लंबे होते हैं, इतना तक लंबे होते हैं जब तक वो पानी का स्रोत ना पा जाए। ठीक है, वहां तक लंबे, तो उसकी लंबाई क्या हो सकती है कोई वो नहीं गारंटी, मगर हाँ, वो जहां तक लंबे अगर वृक्ष है, झगड़ा क्या नाम है, रेगिस्तानी ओके है, तो फिर उसके वृक्ष का जो जड़ होंगे वो पानी के स्रोत तक जाते हैं। ठीक है, और लगभग एक मकान के बराबर उसका जो है क्या होता है, फैलाव होता है। ठीक है, और लगभग 10 से 12 फीट उसकी ऊंचाई। ठीक, उसकी पत्ती कटीली होती है, बस यही उसकी खासियत है। बाकी आप लोग देख लीजिए, यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानी में पाया जाता है। अबू धाबी रेगिस्तान में पाया जाता है, मगर अबू धाबी के ही रेगिस्तानी में पाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सरासर गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होता है। मैंने कहा ना, इसकी ऊंचाई कितना, लगभग 10 से 12 फीट होता है। 10-12, हमारे मकान भी तो 10 से 12 फीट पे बनाई जाती है। ठीक है, तो इसी को तुलनात्मक कह रहा है कि प्राथमिक जो विद्यालय होते, प्राथमिक विद्यालय भी की ऊंचाई कितना, 10 से 12 फीट होती है। ठीक है, यानी कि 4 मीटर। ठीक, तो बात सही है, कोई बात नहीं। अगला है, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक पहुंच न जाए। अब ये भी बताया आप लोग कि इसकी जड़ें जो है वहां तक उसकी गहराई तक जाती है जब तक उसको पानी का स्रोत न मिल जाए, क्योंकि ये जो है पानी खुद खींचता है। ठीक है, यानी कि आपका आंसर नंबर ऑप्शन सी भी सही है। ठीक, अगला है, इसकी जड़ें की लंबाई लगभग जो है ऐसे 50 वृक्षों की एक लाइन में एक के बाद एक दूसरे को जो है क्या करिए,
एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होता है। नहीं, ये गलत बात है, ये अतिशयोक्ति है। एक पेड़ लगाए, फिर दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 50 फीट तक इस तरह सारी इसकी लगा दीजिए लाइन से, और उतना जितना लंबा होगा, यानी कि 50 फीट, 50-60 फीट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उतना ही लंबा होता है। जहां अगर 200 फीट लंबा हो सकता है, 200 फीट हो सकता है, 300 फीट हो सकता है, बस उसको पानी का स्रोत मिलना चाहिए। इसका कंसेप्ट बस इतना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सरासर गलत। ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, इस वृक्ष की पत्तियां बहुत कम होती हैं। जाहिर सी बात है, जब कटीली अगर पौधा है तो इसकी पत्तियां क्या होंगी, कम होंगी। आपका ऑप्शन नंबर ई भी सही। तो बताइए सही आंसर क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो बी सी ई कोई है ऑप्शन, बी सी ई पहला ही। चलो, बी सी ई, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्रों के, किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ सुनने में आता है तो मुंह में पानी आ जाता है ना। मछली खाना पसंद है कि नहीं सबको। ठीक है, तेल फ्राई में, तो सरसों के तेल में जो है, कहाँ की जो है, लोग जो है सरसों के तेल में क्या करते हैं, मछली को फ्राई करके खाते हैं। अभी हम कल पढ़े हैं किसमें, नारियल के तेल में जो है मछली को फ्राई करके कहाँ के लोग खाते थे, गोवा। ठीक है, गोवा के लोग थे ना। अगर आज किसका पूछ दिया सरसों के तेल में, ठीक है, तो कहाँ के लोग हैं, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में क्या करते हैं, कौन महाराज जी, नीसू करे 14 कड्डी। अरे गधा हो क्या जी, 14 कड्डी, 14 कड्डी, कौन सा आंसर लगाइए इसका, ये ये डी सही होगा। कहाँ से डी होगा सही जी, मारेंगे ना सही हो जाओगे, इतना अच्छा से समझा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है। 15 का क्या होगा, ए। चलो सभी लोग बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, अब हम आ गए पेडागोजी वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, इस पे आ गए पेडागोजी वाले, और 12-19 लिखा है, उप, उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उपाख्यान मूलक, ठीक है, अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अब आप लोग के सामने आ चुका है। अब इसका जवाब दीजिए सभी लोग। कमेंट पहले चल रहा है, चलने दो जी, पढ़ते रहो बस अच्छे से। ठीक है, क्या, पढ़ाई करो और कुछ नहीं। चलो, ठीक है, बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, ठीक है, बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, समस्याओं की स्थितियों में, बच्चे को समाधान प्रदान करने में, बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने। ठीक है, ठीक, इसका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, यानी कि पूर्व ज्ञान की चीजों को समझने के लिए, ठीक है, इसमें से कौन सी चीजें सही, बच्चों की रुचि और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये पूर्व ज्ञान का जो बातें अगर करी जाएगी तो उसमें क्या होगा आपका, ये सही है। दूसरा कह रहा है बच्चों के विषय में निर्णय लेने में, ये उनके लिए तो थोड़ा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है समस्याओं की स्थितियों में बच्चों को समाधान प्रदान करने के लिए। ठीक है, ना ना ना,
ये होगा जी, क्योंकि उपानमूलक अभिलेख प्रयुक्त होता है ना। सबसे पहले आप लोग ये समझ जाइए उपानमूलक अभिलेख क्या है। ठीक है, जैसे कि अभिलेख का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे अशोक का स्तंभ लेख था। ठीक है, उसी तरीके से इस लेख के बारे में पूछ रहा है कि यदि कोई अभिलेख है, ठीक है, पहले का अभिलेख जो है, तो उसके बारे में अगर बच्चों को बताया जा रहा है तो बच्चे उससे क्या सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है उपानमूलक, ठीक है, उपाख्यान मूलक अभिलेख। ठीक है, यानी कि जो पुराना अभिलेख है उसके बारे में अगर विद्यार्थी को अगर बताया जाए तो बच्चा क्या क्या सीखेगा, उस बात को कह रहा है। तो बच्चे की रुचि और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, हाँ तो ये सही है। बच्चा जो अगर कोई चीजों को बच्चे को कहा जाता है ना कि बच्चा को यदि कोई चीज दिखा रहे हैं, ठीक है, और बता रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, देखेगा तो, और फिर मान लीजिए कोई अभिलेख उसको दिखा दीजिए, अब बताइए कि अशोक का यह अभिलेख था, अशोक इसके बारे में इस समय की सीमा क्षेत्र के लिए ये बातें कही थी। बच्चा क्या करेगा, उन दोनों बातों को देखकर क्या करेगा, रिलेट करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, इसमें बच्चों की क्या रुचि बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, बच्चे के विषय में निर्णय लेने में, अब अभिलेख देख के बच्चे के विषय में कोई निर्णय लिया जाए, ये नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कर रहा है, समस्याओं की स्थिति में बच्चे को समाधान प्रदान करने में। फिर ये बच्चे से संबंधित आ रहा है, ऐसा समस्याओं की स्थिति में बच्चे को समाधान प्रदान, इससे देखकर बच्चा कोई समस्या समाधान नहीं करेगा। ठीक है, उसको जानकारी बढ़ेगी। डी क्या कर रहा है, बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। हाँ, इस अभिलेख को देख के समझाकर फिर बच्चों से अगर कोई चीज पूछा जाए तो बच्चा क्या जवाब दे रहा है, तो ये चीजें बच्चे की कमजोरी और क्षमता को समझा जा सकता है। ठीक है, किसी अभिलेख को दिखा के बच्चा को समझाइए, फिर बच्चा से उसी पे क्वेश्चन करिए, पूछिए, पूछताछ करिए, तो वो क्या जवाब देता है, इससे जो है क्या निर्णय कुछ लिया जा सकता है कि बच्चा की क्षमता क्या है। ठीक है, यानी कि ए और डी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व, ठीक है, आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थी, ठीक है, शिक्षार्थियों से दो छोटे प्रश्न, दो छोटे प्रश्न पूछे। ठीक है, इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। ठीक है, इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। ठीक है, क्या विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। विद्यार्थी देखिए क्या कह रहा है, ये मसाला का पाठ, यदि मसाला किसी कोई मसाला उसके बारे में आस्था जो है क्या बच्चों को बता रही है। ठीक है, बच्चों को, ठीक है, मसाला बच्चों को आस्था ने अपने कक्षा में, ठीक है, अच्छा, आस्था क्या है, एक टीचर है, वो अपने कक्षा में बच्चों से क्या मसाले के बारे में जानकारी दे रही है। ठीक है, टीचर, और बता रही है। ठीक है, उसके बाद उससे संबंधित क्वेश्चन पूछना चाह रही है। वो क्या सोच समझ के मसाले के बारे में जानकारी दी और क्या क्वेश्चन पूछने का क्या उनका सोच रहा होगा, इसी बात पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन मसाले के बारे में जानकारी देने के बाद जो है विद्यार्थी से क्या अनुमान लगा रही है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती हैं। हाँ, अगर बच्चा, अगर वो अपने मसाले के बारे में कुछ बताएंगे तो बच्चा जरूर कुछ बोलेगा, कुछ पूछेंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि बच्चा इसके पहले भी मसाले के बारे में कुछ जान रहा था या उससे संबंधित कोई जानकारी थी। यानी कि आपका ये सही है। ठीक है, बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, इससे ये बहुत ये नहीं हो सकता कि बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचाना जा सके, मगर हाँ अगर बता रहा है तो विद्यार्थी पहचाना जा सकता है, लगभग ठीक है, यानी कि बी भी सही होगा। अच्छे विश्वास, सॉरी, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों की विद्यालयों को पहचानना। ठीक है, नहीं ये तो दूसरे चीज, दूसरे सिस्टम में चला जा रहा है। ठीक है, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशल के विद्यार्थियों को पहचानना, ये अलग है। विषय मसालों के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। ठीक है, विषय जो है मसालों के विषय में विद्यार्थियों से मसाला क्या कर रहा है, विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। ठीक है, विषय जो है मसाले के विषय में, अगर मसाले के बारे में बता रहे तो मसाले के ही विषय से संबंधित क्या करेगा, टीचर विद्यार्थियों के विचार को प्राप्त करना चाह रहा था। ठीक है, इसीलिए पहले मसाला के बारे में बताई, फिर उसके बाद जो है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछी और वो पता करे कि क्या इनको मसाले के बारे में क्या विचार है, कोई जानकारी है भी कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका डी भी सही है। ठीक है, बी बहुत नॉर्मल
बी भी ठीक ठाक सही है, मगर बहुत वो नहीं माना जाएगा, मगर आपका ए और सी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो 30 जनवरी 2023 को आया था, जिसका ऑप्शन, ठीक है, A/D दोनों जो विद्यार्थी ए किए थे उनका भी सही मान लिया था, जो विद्यार्थी डी किए थे उनको भी सही मान लिया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या, ए और डी दोनों होगा। यदि आता है तो अब दोनों लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या ना विवादित क्वेश्चन था 30 जनवरी 2023 का। ठीक है, इसमें आंसर ए और डी दोनों माना था। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, माधवी अपनी कक्षा को, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इससे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है। ठीक है, क्या कह रही हैं, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र के भ्रमण पर, यानी कि आसपास जो है, माधवी जो है अपने क्लास के बच्चों को लेती हैं और आसपास की जगह जैसे जंगल है, पेड़ है, नदी है, कोई बगीचा है, ठीक है, वहां पर क्या करती है, ले जाकर घुमाती है। ठीक है, वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ जो है भ्रमण पर जो जो चीजें घुमाए दिखाए उस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, उस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक, जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक, तो उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, आकलन अधिगम के रूप में, अधिगम के दौरान आकलन। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसके ऑप्शन। ठीक है, अधिगम का आकलन, ठीक है, इसमें क्या होगा, जब अधिगम के आकलन में ये होगा कि जब पढ़ाई पूरी होने के बाद, ठीक है, परीक्षा में अधिगम का आकलन क्या कह रहा है कि जब पढ़ाई पूरी होने के बाद जो है परीक्षा में, ठीक है, टेस्ट लिया जाता है अंतिम रूप से, उसे क्या कहते हैं, अधिगम का आकलन। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि माधवी क्या कर रही है कि अपने बच्चों को क्षेत्र भ्रमण में लेके जाती हैं और उसके बाद आने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो अधिगम का आकलन लिखा, अधिगम का आकलन, इसका मतलब क्या होगा, विद्यार्थी को कोई चीज पढ़ाया गया है और ठीक है, और लास्ट में जाके उनसे कोई टेस्ट कराया जा रहा है, उसका जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये उससे संबंधित है। क्या आपका ये सही होगा, नहीं। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन में क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि पढ़ते समय, ठीक है, या बाद में उसी विषय पे यदि कोई चर्चा करता है, वह जो है अधिगम के लिए आकलन होगा। ठीक है, यानी कि दिखाने के समय बताते पढ़ाए, उसके बाद जो लाने के बाद वो चर्चा कर रही है, तो क्या होगा, बी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आकलन अधिगम के रूप में क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आकलन अधिगम के रूप में क्या होगा, जब बच्चा स्वयं सोचता है, ठीक है, और अपने स्वयं सोचता है, उसके बाद जो है आत्म मूल्यांकन अपना स्वयं करता है, आकलन अधिगम के रूप में। इसका मतलब ये होगा बच्चा क्या करता है, स्वयं अपने बारे में सोचता है, कोई चीज देखता है और उसका स्वयं मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये आकलन क्या होगा, आकलन अधिगम के रूप में आएगा। ठीक है, अगला दे रहा है कि अधिगम के दौरान आकलन क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब सीखने की जो है प्रक्रिया चल रही हो उस पे कह रहा है। अधिगम के आकलन में क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया को कह रहा है। ठीक है, ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट, चलिए ठीक है, अगला है प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा, ठीक है, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, ठीक है, इसके ऑप्शन है, शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करें, शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करें, शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर
क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करें। और अगला ऑप्शन है डी, शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यायों को समझने में सहायता मिले। ठीक है, एक मैं आप लोग को बता रहा हूं, मगर ऐसा हमारे बातों पे बहुत वो मत करिएगा, मगर कुछ इस तरीके के अगर क्वेश्चन रहे जिसके ऑप्शन बहुत जैसे विस्तार में और बड़ा हो ना, तो वो लगभग लगभग सही रहता है। ठीक है, तो बाकी ऐसा कुछ मानना मत अभी, क्योंकि ये एक अलग थाट है, इस थाट का प्रयोग करना बहुत जरूरी नहीं है। मगर हाँ, जब इमरजेंसी रहे और जब क्लास आप क्या नाम है लास्ट समय लास्ट मोमेंट का हो, तो इस तरीके की प्रक्रिया का थोड़ा बहुत उपयोग कर सकते हैं आप लोग, मगर मैं इसके लिए मानने को तैयार नहीं। मगर अक्सर ऐसा होगा, आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आप देखते रहेंगे, तो सभी क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा रहेगा और थोड़ा सा उसको डिफाइन करके अगर दिया रहेगा, तो लगभग लगभग जो है 90% वही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? प्रभावी शिक्षण अधिगम के केवल तभी संभव होंगे जब, ठीक है, शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करें। ठीक, और शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करें। शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करें। शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और क्या करें, निर्माण करने और संप्रत्यायों को समझने में सहायता मिले। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ठीक है 20, समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों को, ठीक है, व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है? समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के, ठीक है, सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, रेटिंग स्केल, मौखिक प्रश्न। ठीक है, ये सभी चीजों में से क्या सही है क्या गलत है? ठीक, चलो सभी लोग कमेंट करिए। मेरा पीछे क्यों चल रहा है? कमेंट
चलो ठीक है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, समूह कार्य द्वारा ईबीएस। ठीक है, यानी कि ईबीएस को समूह कार्य पढ़ाने की अधिगम में व्यस्त बच्चों। ईबीएस पहली चीज देखिए, ईबीएस कई विषयों के साथ पाया जाता है। ठीक है, भूगोल से, ज्योग्राफी जो है, ठीक है, उसके बाद जो है विज्ञान से, ठीक, इतिहास से, कई विषयों से मिला के पर्यावरण से ईबीएस पढ़ाया जाता है। ठीक है, अधिगम व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत व्यक्तिगत गुणों को आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण है। नियत कार्य, यानी कि समय पे कोई कार्य कर दिया जा रहा है तो क्या सही रहेगा, पेपर पेंसिल परीक्षण। ठीक है, यानी कि पेपर और पेंसिल देकर अगर कोई बच्चा से अगर कोई चीजें करवाया जाए, ठीक है, तो क्या वो सही रहेगा। रेटिंग स्केल में क्या होगा, बच्चा का संपूर्ण जानकारी को क्या करेगा, तो एक फाइनल रिजल्ट देता है रेटिंग स्केल में। मौखिक प्रश्न या मौखिक प्रश्न से कोई संबंधित उस तरीके से नहीं है कि बच्चे से खाली मौखिक तरीके से पूछा जाए तो ईबीएस उसका क्लियर हो जाएगा। सामूहिक, ठीक है, रेटिंग स्केल में क्या होगा, ये सभी चीजें जो है इसमें क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे रेटिंग स्केल में। ये तीनों चीजों को रेटिंग स्केल जो क्या करेगा, समाहित अपने आप में कर सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा भैया। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक ईवीएस के शिक्षक यानी कि कोई पर्यावरण का टीचर है, ठीक, वो अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप, ठीक है, कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हैं, यानी कि समूह में बच्चों को पढ़ाने की एक योजना बनाता है। ठीक है, ठीक, निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे, योजना किस तरीके से बनाया जाएगा कि वो सही रहेगा। बच्चों में अभिरुचि जगाने के लिए, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। ठीक है, बच्चों में अभिरुचि जगाने, कोई योजना अगर पढ़ाना है तो बच्चों में क्या अभिरुचि, यानी कि जागरूकता या उसके प्रति जो है क्या बार बार समझने के लिए क्या करने के लिए। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, प्रकृति में समावेशी। ठीक है, सभी लोग का जवाब आ रहा है। क्या शिवशंकर, मैं बहुत ज्यादा दिन के, मैं तो कल रोज आ रहा हूँ जी क्लास में, आप ही नहीं दिखाई देते हो। हम्म, ठीक है, आप ही नहीं दिखाई देते हो। ठीक है, चलिए, तो बच्चों में जो अभिरुचि जगाना, हाँ ये सत्य है। प्रकृति में समावेशी, ठीक है, प्रकृति को जो है अब क्या है, ज्ञान से बच्चों को समझाने के लिए पूरा जो है वो क्या करेगा, पूर्ण रूप से उसको समझाने का व्यवस्था करेगा। मूल्य प्रभावी, ठीक है, और क्या प्राकृतिक चीज को, आसपास के चीजों को, जैसे कि नदी है, पेड़ है, पौधा है, इन सबों को आसपास की जगहों पे ले जाके खाली दिखाना रहेगा, स्कूल से बाहर निकाल के, क्या मूल्य में कोई प्रभावी होगा, नहीं होगा, यानी कि मूल्य भी होगा इसमें। ठीक है, केवल बाहरी संचालित की जा सकती है। क्या अगर ऐसा करना रहेगा तो अगर कोई योजना बनाया जाए जिसमें यह ऑप्शन रहेगा कि खाली बाहर ही हो सकता है वो योजना का कार्यक्रम, अंदर नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बाहर नहीं, अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। कोई है इसमें से बी, तो नहीं, बी कैसे होगा जी, ए बी सी, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती हैं। ठीक है,
वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। ठीक है, प्रियंका जो है अपने विद्यार्थियों को क्या कर रही है, चलिए अच्छा है, आप सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड का सीटेट फिलहाल डाल देना चाहिए था। ठीक है, सारी चीजें मार्कशीट वगैरह सब क्लियर पास करके आप लोग रहिए। ठीक, और इसी बार आपको सीटेट डालना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार डाल दीजिएगा। ठीक है, ताकि पढ़ाई में और स्पीड बनेगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति, प्रियंका जो है विद्यार्थियों को जो वृक्ष है उसको क्या कर रहा है, संरक्षित करने के लिए, संरक्षण के लिए वृक्षों को संरक्षण के प्रति संवेदनशील, ठीक है, यानी कि उसके प्रति जो है भावनात्मक बातें कर रही है। ठीक है, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा, यानी कि इस चीज को बच्चों के प्रति जो संवेदनशील वृक्षों के लिए करना है, इन चारों ऑप्शन में से न्यूनतम प्रभाव किसका रहेगा। ठीक है, विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, ये तो बिल्कुल रहेगा। ठीक है, वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वाह आयोजित करना, ये भी सही है। ठीक है, चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन में जो है जब पेड़ों की कटाई हो रही थी उत्तराखंड में, तो क्या कर रहे थे लोग, पेड़ों को जो है पकड़ के जो है लिपट जा रहे थे और पेड़ों की बचाव कर रहे थे। ठीक है, इसी प्रक्रिया को चिपको आंदोलन कहा गया था। ठीक है, चौथा क्या है, लकड़ी के लट्ठे के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना, नहीं ये गलत है, यानी कि आपका आंसर न्यूनतम प्रभाव होगा, यानी कि ये ही जो है डी वाला ही जो है न्यूनतम प्रभाव करेगा, ये ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए, ये है ये सबसे कम प्रभावित करेगा। ठीक है, इसके लिए वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील जो है ये बातें सबसे कम शोभा दे रही है, बाकी ये तीनों बहुत ज्यादा दे रही है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ठीक है, चलो, निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, समकालीन उपागम, प्रक्रिया अभिमुख उपागम। ठीक है, केवल ए बी सी डी, बी सी डी। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ भाई, केवल वाला वर्ड गलत होता है, मगर खाली केवल से काम नहीं चलने वाला भैया। ठीक है, खाली केवल से काम नहीं चलेगा। चलिए, इसके ऑप्शन थोड़े बड़े दमदार हैं, हम आप लोग को हमेशा बस यही सिखाना चाहा कि जो ईवीएस में वर्ड है उन वर्डों को तोड़ना समझना, ठीक है, बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल भाई, चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निरंकुश शैली। ठीक है, निरंकुश शैली का मतलब क्या होगा, शिक्षक। ठीक है, निरंकुश शैली, पहले एक बार क्वेश्चन, ईवीएस के शिक्षण के अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों के निम्नलिखित में से पहचान करिए। ठीक है, तो इसमें शिक्षण के अधिगम क्षेत्र में क्या होगा, पहला ऑप्शन ए है कि निरंकुश शैली, यहाँ पर जो है शिक्षण ईवीएस के बारे में क्या होगा, इसमें क्या कर रहे हैं, निरंकुश शैली मतलब क्या होगा, शिक्षक शिक्षक जो है सब कुछ तय करता है, बच्चों के राय नहीं देगा। निरंकुश में क्या होगा, शिक्षक जो है सब कुछ तय करेगा और इसमें बच्चों का राय नहीं देगा। ठीक है, क्या अगर ऐसा होगा तो सही लगेगा। ठीक है, दूसरा है, इसमें क्या करेगा, शिक्षक जो है सब कुछ तय करेगा, शिक्षक सब कुछ तय करेगा।
बच्चों से कोई राय नहीं लेगा, ठीक है, बच्चों से राय नहीं लेगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? अनुज्ञात अनुज्ञात्मक शैली, अनुज्ञात्मक शैली, ठीक है। इसमें क्या होगा? अनुज्ञात्मक शैली में इसमें होगा बहुत ज्यादा बच्चों को छूट दे देना, बहुत ज्यादा बच्चों को छूट देना, छूट देना, ठीक है। निरंकुश शैली में क्या होगा? शिक्षक सब कुछ तय करेगा, बच्चों से कोई राय नहीं लेगा। इसमें बी में क्या होगा? बी का अनुज्ञात्मक शैली में क्या होगा? बहुत ज्यादा बच्चों को छूट दे देना, ठीक है। इससे क्या होगा? स्पष्ट दिशा का अभाव होगा। बच्चों में क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा बच्चों को अगर छूट दे देंगे, चाहे बच्चों से बहुत मतलब नहीं रखेंगे, तो बच्चा क्या स्पष्ट दिशा में जाएगा? सही जी की दिशा में जाना, की दिशा में नहीं जाना है, तो भटकाव उसके साथ होगा। तीसरा कह रहा समकालीन उपागम, समकालीन उपागम, इसमें क्या होगा? समकालीन कमेंट करिए आप लोग, समकालीन उपागम, ठीक है। समकालीन उपागम का मतलब क्या होगा? ठीक है, समकालीन उपागम में क्या होगा कि ईवीएस में, ईवीएस में बच्चों को, बच्चों को और विषय से, और विषय से, विषय से जोड़कर पढ़ाएगा, जोड़कर समझाए, ठीक है। ईवीएस में और बच्चों को क्या करेगा? और विषय से जोड़ेगा, जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, ठीक है, पर्यावरण है, ये सारी चीजों को जोड़ के समझाएगा। अगला ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रक्रिया अभिमुख उपागम, प्रक्रिया अभिमुख उपागम, इसमें क्या होगा? ठीक है, इसमें होगा कि प्रक्रिया अभिमुख उपागम में, ठीक है, इसमें यह होगा कि इसमें क्या किया जा रहा है? परिणाम से ज्यादा जो है सिखाया जाए बच्चों को, ठीक है। इसमें क्या होगा? प्रक्रिया अभिमुख उपागम, परिणाम से कहीं ज्यादा, ये तो और अच्छी बात है, परिणाम से ज्यादा बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है अवलोकन करना, प्रयोग करना, ठीक है, चर्चा करना, ठीक, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा सही होगा? तो शिक्षक जो है सब कुछ तय करेगा बच्चे से, और बच्चे से राय नहीं लेगा, ठीक है। ये चीजें जो है क्या कर रही है? दिमाग में खटक रही है। बाकी बी भी सही लगा कि बहुत ज्यादा बच्चों को छूट देना, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बी भी तो नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक है, बी में क्या कर बहुत ज्यादा बच्चों को छूट देना। अगर ये भी चीजें हो रही हैं तो बच्चे क्या करेंगे? बिगड़ जाएंगे, ठीक है। समकालीन उपागम में क्या करा है? ईवीएस में बच्चों को और विषय से जोड़कर समझाना, पढ़ाना, ठीक है। और चौथा कह रहा है, ये तो सही लग रहा है सी। डी कह रहा है कि प्रक्रिया अभिमुख उपयोग उपागम, इसमें परिणाम से ज्यादा बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। जितना परिणाम की उम्मीद रखते उससे ज्यादा बच्चों को खूब ज्यादा पढ़ाना, समझाना, ये सारी चीजें हैं, ठीक। सी और डी ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी। आप लोग क्या बता रहे हो जी? डी। आंसू नीसू डी बता रहे हैं, फिर डी नहीं होगा जी। ये होगा चारों ऑप्शन का मतलब। अब आप लोग खुद निर्णय ले लोगे कि अब ऑप्शन क्या होगा। अगर समझ में आया होगा
तो डिलीट करके अब आंसर दे देना, नहीं तो समझेंगे कि आप लोग को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे व्यवहारात्मक तंत्र का मूल्य एक भाग है, भावनात्मक, संज्ञात्मक, मनोगतिक। ठीक है, भावनात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। ठीक, इसका क्या होगा? देखिए ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, भावनात्मक में क्या होगा? ठीक है, भावनात्मक में क्या होगा? सभी लोग इसका क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, देखिए भावनात्मक में ये होगा कि भावना से संबंधित कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे रुचि है, विश्वास। भावनात्मक मतलब विश्वास पे ज्यादा करके फोकस करिएगा, भावनात्मक जो है विश्वास पे चलता है। ठीक है, ठीक है, विश्वास से जुड़ा होता है। जैसे कि इसके भावनाएं मूल्य से दृष्टिकोण रुचि होती है। ठीक है, मूल्यों पे या दृष्टिकोण से या कोई चीज की रुचि होती है तो क्या करो, भावना से जुड़ेगा। ठीक है, किसी भी चीज का आपको ज्यादा रुचि रहेगा तो उसकी भावना से जुड़ जाओगे। अगर जुड़ जाओगे तो आपको क्या करने लगेगा, रुचिबद्ध और कार्य जो है अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, संज्ञानात्मक में क्या आएगा? संज्ञानात्मक में इसमें जो है ज्ञान, सोच, समझ, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, मनोगतिक में क्या आएगा? इसमें जो है शरीर के कौशल हुआ, जिज्ञासाओं से जुड़ा हुआ कोई भी चीजें होती हैं। ठीक है, मनोगतिक में ये आएगा मनोगतिक। ठीक है, शरीर से संबंधित कोई भी कौशल हो। ठीक है, ये उस पे आएंगे। अब भावनात्मक और संज्ञानात्मक दोनों पक्ष। ठीक, इसमें सही जवाब क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा सभी लोग? चलो बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट, ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, ईवीएस जो है प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। हाँ ये बिल्कुल सही है, पर्यावरण पढ़ते समय आप प्रकृति का क्या करेंगे कि हम उत्तम व्याख्या कर सकते हैं भाई। पर प्रकृति में क्या यही सारी चीजें, जीव और सजीव। ठीक है, निर्जीव और जीव के बारे में बात किया जाएगा तो जीव सजीव दोनों, यह कई विषयों को समकालीन संकलित करता है। ये तो एकदम सही बात है। ठीक है, बी, यह बाल केंद्रित है, ये क्यों बच्चों पे आधारित है। ठीक है, बाल केंद्रित का मतलब कि बच्चों के आसपास की चीजों को समझना, बताना, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये अनुभव जन्य है, ये भी सही है। ठीक है, यह शिक्षण आधारित है। शिक्षण आधारित में क्या होगा? शिक्षण आधारित में क्या होगा? शिक्षण आधारित में ये होता है कि ये व्यक्ति के गुण पे होता है। किस पे? शिक्षण आधारित का मतलब व्यक्ति के गुण पर। व्यक्ति के गुण पर। ठीक है, शिक्षा आधारित का मतलब क्या होगा? व्यक्ति के गुण पर। यहाँ हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, प्रकृति के उत्तम, ठीक है, व्याख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो यह जो है कई विषयों को समकालीन करता है। यानी कि ईवीएस पढ़ाते समय हम भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित, पर्यावरण सब कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है, ईवीएस में सारी चीजें आती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी कह रहा है ये बाल केंद्रित है, यानी कि बच्चों के आसपास के चीजें, मान लीजिए बच्चा है उसके आसपास स्कूल है, घर है, पेड़ है, नदी है, पानी है, झरना है, जो भी उसके पास रहेगा हम उसी का एग्जाम्पल दे देके बच्चों को क्या करेंगे, समझाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ये अनुभव जन्य है। हाँ, ये जैसे कि उसको कोई दिखाओगे तो वो क्या करेगा, अनुभव करेगा, फिर पढ़ाओगे तो समझेगा, तो ये अनुभव जन्य है। ये भी बातें सत्य है।
ठीक है, मगर यह शिक्षण आधारित है, यानी कि शिक्षण आधारित मतलब व्यक्ति के गुण पर निर्भर करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रहा है। तो आपका जो ए बी सी, आपका पहला ही ऑप्शन सही है, ए बी सी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग का जवाब 25 का ए। नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्द, ठीक है, विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। ठीक, ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों का विकल्प का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं, यानी कि इन 4 में से 3 हैं। ठीक है, चलो, नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों का विकल्प का चयन कीजिए जो पर्यावरण के व्यक्ति, वनस्पतिक जात और प्राणी जात। ठीक है, भाई जाहिर सी बात है, पर्यावरण के बारे में अगर पूछ रहा है तो वनस्पति जात और प्राणी जात, जाहिर सी बात है, ये तो कर ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरा, जैविक और अजैविक पर्यावरण से संबंधित तो है ही भाई, जैविक और अजैविक, ये भी बात सही है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक, पर्यावरण पर्यावरण से सामाजिक और संस्कृति भी, हमारा समाज जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, बरसात की ऋतु, हर एक चीजें जो है संस्कृति से जुड़ा है हमारे। ठीक, चौथा ऑप्शन डी है, रचनात्मक एवं जिज्ञासु, ये पर्यावरण से नहीं जुड़ा है, ये एक भावना को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, क्या व्यक्त कर रहा है? ये भावना को व्यक्त कर रहा है। आप समझ रहे हैं? तो इसका सही जवाब ए, बी और सी। ए, बी और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईबीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। ठीक है, ईबीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के, ठीक है, अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना, ठीक है, अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। फिर से एक बार बात को समझिए, ईबीएस के, यानी कि पर्यावरण का जो शिक्षण अधिगम है, इसके पराक्रम, ठीक, इसके जो वर्ड है, जो चीजें हैं, ठीक है, उसको कक्षा, उस बात को कक्षा के बाहर, यानी कि क्लास के बाहर की जो चीजें, यानी कि प्राकृतिक चीजों को कह रहा है। ठीक है, बाहर के वास्तविक जीवन के, यानी कि प्राकृतिक चीजों को के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ने में कि सर्वाधिक संकेत इसमें से कौन सा वर्ड कर रहा है? पाठ्यचर्या के क्षेत्र में बाहर जाना, ठीक है, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। ठीक है, इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे? ठीक है, चलिए, तो पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, यानी कि कापी किताब के भाषाओं से ये बाहर जाने की बात कर रहा है? ठीक, तो पाठ्यचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, यानी कि कापी किताब की भाषाओं को समझते हुए क्या करिए, प्राकृतिक चीजों को समझना, ठीक है, बाहर जाना। ठीक है, ठीक है, दूसरा, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाने की बात कर रहा है। ठीक है, या किसी और माध्यम से भी, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना और विद्यार्थियों के स्तर से बाहर जाना। इसका सही जवाब क्या होगा? सी। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या होगा? ठीक है, सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा? यानी कि बच्चा सब कुछ सोच समझ कर पढ़ने के बाद जो क्या करे, सोचे समझे, उसके बाद वो सब कुछ जो है वो स्वयं वो लिखे, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 को पढ़ने के बाद, ठीक है, सर्वे और लिखो, यानी कि सोचो समझो स्वयं लिखो, ठीक है, विद्यार्थियों को खोजने और सीखने के अवसर देना, ठीक है, विद्यार्थियों को अनुभव देना, ये भी ठीक है, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशल को बेहतर बनाना, ये भी ठीक है, विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। इसमें से कौन से ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होगा? ठीक है, ठीक, तो इसमें विद्यार्थियों को खोजने और सीखने की अवसर, क्या कह रहा है, कक्षा 5 का ईवीएस का पाठ है, ठीक है, उससे ठीक कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, यानी कि जब बच्चा स्वयं उसको पढ़ेगा, ठीक है, क्या करेगा, पढ़ेगा विद्यार्थी, तो उसको क्या करेगा, खोजेगा और सीखेगा, ठीक है, उसको जब स्वयं पढ़ेगा और सीखेगा, ठीक है, जब स्वयं पढ़ेगा तो पढ़ेगा सीखेगा और लिखेगा तब उसको, ठीक है, इसमें सबसे सटीक आंसर क्या है, विद्यार्थी को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट लग रहा है, विद्यार्थियों को अनुभव देना, अगर विद्यार्थी अनुभव कब पाएगा, उसको कोई चीजों को दिखा के पढ़ाओगे समझाओगे तब वो अनुभव पाएगा, विद्यार्थी के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, ठीक है, यदि विद्यार्थी को एकदम छोड़ दिया जा रहा है तो उससे कौशल को बेहतरीन बनाना, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, और विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना, ठीक, तो ये भी ठीक है, मगर सबसे ज्यादा ठीक क्या है, ऑप्शन नंबर ये कि विद्यार्थी को खोजने और सीखने का अवसर देने के लिए ये किया जा रहा है कि विद्यार्थी क्या करे, इस सर्वे और लिखो, ठीक है, यानी कि सब कुछ वो पढ़े और उसके बाद उसके बारे में क्या करे, वो लिखे। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमिका निर्वहन और प्रदर्शन, ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, व्याख्यान में क्या होगा कि टीचर जो बोलेगा बच्चे समझेंगे सुनेंगे, ठीक है, इसमें व्याख्यान में क्या होगा, टीचर बोलेंगे बच्चे और सुनेंगे। प्रयोगात्मक में क्या होगा, बच्चा खुद करके सीखेगा, प्रयोगात्मक में क्या होगा, बच्चा जो है स्वयं करके सब कुछ सीखेगा। और जो भूमिका निर्वहन में क्या होगा, भूमिका निर्वहन में जो है बच्चा जो है किसी भी भूमिका को समझने का प्रयास करेगा और निर्वहन करेगा, जैसे कि स्कूल कॉलेज में क्या किया जाता है, किसी बच्चे को डॉक्टर पुलिस या इस तरीके का रोल देके जो निभाया जाता है, भूमिका दी जाती है, वो निभाते हैं, ये उससे सीखते हैं। अब प्रदर्शन में क्या होगा, प्रदर्शन में क्या होगा, प्रदर्शन में टीचर करके दिखाता है, कोई चीजें कोई प्रयोग कार्य सारी चीजें हैं उसमें टीचर करेगा और बच्चे देखेंगे इसमें, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस का प्रभावशाली युक्ति है, ठीक, चलिए सभी लोग कमेंट करिए, बताइए जवाब, ठीक है, व्याख्यान में क्या करेगा, टीचर बताएगा समझाएगा, ठीक है, प्रायोगिक, यानी कि प्रायोगिक में क्या होगा, बच्चा जो है बच्चा को कोई चीज को क्या करेंगे आप प्रयोग में लाएंगे, जैसे कोई पेड़ है पौधा लगा रहा है, पानी है, चाहे जो भी कुछ है सेव करके के सारी चीजें करके दिखाएंगे, यानी प्रयोग तो सही है, भूमि, ठीक है, प्रायोगिक होगा। भूमिका निर्वहन यानी कि बच्चा से स्वयं करवाइए कोई चीज तो वो और इम्पोर्टेंट होगा, बी और सी दोनों सही है, मगर इस तरीके से इसमें क्या है, प्रदर्शन में जो टीचर करेगा, ठीक है, तो बच्चे सिर्फ सीखेंगे, इसमें से दो ऑप्शन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है,
और यही हुआ ये जो है बी और सी। ये भी जो है 30 जनवरी 2023 का एक विवादित क्वेश्चन है, जिसमें जो है जो लड़का बी किया था उसको भी सही माना गया था, और जो लड़का सी किया था उसको भी सही माना गया था। यानी कि आपका आंसर क्या होगा, बी एंड सी। ठीक, चलो नेक्स्ट। नए विषय सीखने हेतु तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वो है, ठीक है, संप्रत्यायी उपागम, प्रक्रिया उपागम, समकालीन उपागम, क्रियाकलाप उपागम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है सभी लोग दीजिए। ठीक है, संप्रत्यायी उपागम का मतलब क्या होगा? ठीक है, इसमें इसका संप्रत्यायी उपागम, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि परिभाषा को समझने पर जोर दिया जाता है। यदि कोई बात है, ठीक है, कोई चीज है इसमें, ठीक है, तो नए विषय सीखने हेतु तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम, ठीक है, शिक्षण अधिगम को जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वो है। ठीक है, इसमें संप्रत्यायी उपागम में क्या होगा, परिभाषा को समझने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है परिभाषा को समझने में जोर दिया जाता है। धक्का वाला जोर नहीं। ठीक है, अगला ऑप्शन है प्रक्रिया उपागम। इसमें क्या होगा, प्रक्रिया उपागम में क्या होगा, इसमें सीखने की प्रक्रिया पे जोर दिया जाता है। सीखने के प्रक्रिया में जोर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी समकालीन उपागम, इसका मतलब क्या होगा, समकालीन उपागम, सम मतलब सबको मिला जुला कर। ठीक है, ठीक है, समकालीन मतलब क्या होगा, अलग अलग विषयों को जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, अलग अलग विषयों को जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, और क्रियाकलाप उपागम में क्या आएगा, क्रियाकलाप उपागम में क्या आएगा, क्रियाकलाप उपागम में क्या आएगा, क्रियाकलाप उपागम में। खाली आंसर देने से प्रियंका नहीं होगा। ठीक है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यही शब्द तो कुल मेल है, पूरा शब्द ही मेन है। ठीक है, क्रियाकलाप उपागम में क्या होगा, ठीक है, इस पे जो है क्रियाकलाप में गतिविधियों पर जोर देना रहता है। ठीक है, लेकिन प्रक्रिया की गहराई तक नहीं जाता। ठीक है, इसमें गतिविधियों पर जोर देना, गतिविधियों पर ठीक है। चलो, तो नए विषय सीखने हैं तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वो है। ठीक, अब बताओ इसमें से सही आंसर क्या होगा, गतिविधियों पर जोर देना। ठीक है,
ठीक है, गतिविधियों पर, यानी कि नए विषय को सीखने की प्रक्रिया आती है। ठीक है, नए विषय सीखने की गतिविधियों पर जोर देना, यानी कि नए नए विषयों पर को समझा जाएगा। ठीक है, चलिए, बाकी धन्यवाद आप सभी लोग का। क्लास समाप्त किया जा रहा है।